हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ के बारे में, जिस डिजीज़ का नाम है इम्पाइमा। इस डिजीज़ को हम पायोथोरैक्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम पायोथोरैक्स को अलग अलग करके डिफाइन करते हैं ताकि ये डिजीज़ आपको इजीली रूप से समझ में आए। तो चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ, जिसमें हमने आपको दिखाया है पायो का मतलब होता है पस एंड थोरेक्स का मतलब होता है प्लूरल कैविटी। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इस डिजीज़ में क्या होता है। It means pus in pleural cavity is known as pyothorax और इम्पाइमा। यानी कि जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें पस का जब कलेक्शन हो जाता है उस डिजीज़ को हम कहते हैं पायोथोरैक्स या फिर इम्पाइमा। और एक डेफिनेशन से हम क्लियर करते हैं इस डिजीज़ को ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आए। इट इज़ एन ऑक्यूमुलेशन और कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी। जब प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन या फिर पस का ऑक्यूमुलेशन होता है उस डिजीज़ को हम कहते हैं इम्पाइमा या फिर पायोथोरैक्स। द पस में बी थिन और सीरस फ्लूइड और सो थिक दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्पिरेट इवन थ्रू वे वाइड बोर नीडल। और वो जो पस होता है वो में भी थिन हो सकता है या फिर काफ़ी थिक हो सकता है, जिसको कि हम एक मोटी नीडल से भी एस्पिरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक मोटी नीडल से भी एस्पिरेट करना इम्पॉसिबल होता है, उसको हम कहते हैं पायोथोरैक्स या फिर इम्पाइमा। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं स्टेजेस की तरफ। तो इम्पाइमा के मेनली 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्सुडेटिव स्टेज, सेकेंड पॉइंट फाइब्रिनोपुरलेंट स्टेज एंड थर्ड वन है ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक्सुडेटिव स्टेज के बारे में बात करेंगे। इन दिस स्टेज देयर इज एन इंक्रीज इन प्लूरल फ्लूइड विथ एंड विदाउट पस। इस स्टेज में क्या होता है, जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। मे भी हो सकता है कि उस फ्लूइड में पस हो भी सकता है या फिर वो विदाउट पस भी वो फ्लूइड हो सकता है, उसको हम कहते हैं एक्सुडेटिव स्टेज। और ये इम्पाइमा का फर्स्ट स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज के बारे में हम बात करेंगे, फाइब्रिनोपुरलेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज फाइब्रस सेप्टा फ्रॉम लोकलाइज पस पॉकेट्स। यानी कि जो भी सेप्टा होते हैं, जो भी चेस्ट वॉल की जो चेस्ट वॉल होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो पस होता है पॉकेट की तरह जगह जगह चिपका हुआ दिखाई देता है लोकलाइज्ड एरिया में, उसको हम कहते हैं फाइब्रिनोपुरलेंट स्टेज। एंड नेक्स्ट वन है ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, जो कि ये लास्ट स्टेज या फाइनल स्टेज इसको हम कहते हैं इम्पाइमा का। इसमें जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे जो पस होता है वो स्कारिंग के रूप में दिखाई देता है, और इसमें लंग्स होता है, मे भी हो सकता है कि एक्सपेंडेड हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कॉजेज या फिर इटियोलॉजी के बारे में, कि ये जो डिजीज़ होता है ये किन किन कारणों की वजह से होता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया और लंग्स एब्सेस। में भी हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लगने की वजह से हो सकता है, या फिर पहले से उसको निमोनिया या फिर कोई भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से भी इम्पाइमा डिजीज़ हो सकता है। नेक्स्ट वन है चेस्ट ट्रामा। अगर चेस्ट में किसी भी टाइप का ट्रामा, एक्सीडेंटल या इंजुरी या फिर किसी भी टाइप का गन शॉट लगा होता है तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। विदाउट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लगने से भी ये इम्पाइमा डिजीज हो सकता है। हीमोथोरैक्स, यानी कि अगर जब हीमो का मतलब होता है ब्लड एंड थोरैक्स का मतलब होता है चेस्ट कैविटी या फिर प्लूरल कैविटी। जो प्लूरल कैविटी है उसमें ब्लड का जब ऑक्यूमुलेशन होता है उस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोथोरैक्स, तो इसकी वजह से भी इम्पाइमा डिजीज हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन है टीबी, यानी कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन लगने की वजह से भी क्या होता है, उसको इम्पाइमा हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि इसमें जो इम्पाइमा डिजीज है इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है पर्सन के अंदर। तो सबसे पहले फीवर, उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से इंक्रीज दिखाई देगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव स्वेटिंग इन नाइट में उसको ज़्यादा पसीना होगा। चेस्ट पेन होगा और जो कफिंग होगी वो ड्राई होगी। पर्सन को एनोरेक्सिया यानी कि भूख कम लगेगा। वेट लॉस होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, और उसका जो लिप्स और जो टंग है वो ड्राइनेस होगा। In advanced cases, the patient may have breathlessness and cyanosis। और एडवांस स्टेज में जब ये डिजीज आता है तो उस पर्सन को ब्रीथलेसनेस होगा, और ब्रीथलेसनेस की वजह से साइनोसिस होगा। ब्रीथलेसनेस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका जो एयर वे है वो नैरो हो जाता है, या फिर जो एयर वे है उसमें फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जिससे प्रॉपर रूप से वो सांस नहीं ले पाता है पर्सन। और प्रॉपर रूप से जब सांस नहीं ले पाएगा तो उस पर्सन में
कि जो बॉडी में जो भी सेल एंड टिश्यू होते हैं उनको प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है और उसको साइनोसिस का कंडीशन होता है। यानी कि सेल एंड टिश्यू को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है और उसका स्किन जो होता है वो ब्लूइश कलर का दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। जो पैथोफिजियोलॉजी यानी कि ये जो डिजीज़ है वो पर्सन के अंदर कैसे कैसे डेवलप कर रहा है। तो सबसे पहले प्लूरल इन्फेक्शन, यानी कि जो प्लूरा है उसमें कोई इन्फेक्शन लग गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया, उसकी वजह से क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड कलेक्शन बिटवीन प्लूरा, मतलब कि जो इस एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस, उस स्पेस में फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है। अब वो फ्लूइड का जब ऑक्यूमुलेशन होता है तो फिर क्या होता है, इंक्रीज विड्थ ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, जो प्लूरल मेम्ब्रेन की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है वो इंक्रीज कर जाती है और इंक्रीज होने की वजह से जो लंग्स का मूवमेंट होता है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता और चेस्ट जो होता है एक जगह फ्रोजन कर जाता है, यानी कि जो चेस्ट है, जो लंग्स है वो एक्सपेंड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में, यानी कि इस डिजीज का हम कैसे कैसे पता लगा सकते हैं। सबसे पहले है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे स्कल्टेशन करके या फिर परकशन करके हम क्या करते हैं, स्पेशली परकशन करके हम इस डिजीज़ का पता लगाते हैं। सेकेंड पॉइंट है चेस्ट एक्सरे एंड सिटी स्कैन के थ्रू भी, यानी कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम सिटी स्कैन एंड चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक थोरासिंथेसिस, यानी कि जो थोरेसिक कैविटी में जो भी फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होता है उसको हम ड्रेन आउट करके पता लगाते हैं कि जो भी फ्लूइड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा या वायरल इन्फेक्शन लगा, इस चीज़ का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंको का मतलब होता है ब्रोंकाई, एंडोस्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन करना, यानी कि जो ब्रोंकाई होता है उसको हम विजुअलाइज करते हैं कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट के थ्रू हम पता लगाते हैं या फिर कल्चर ऑफ पस का जो भी है उसका कल्चर करते हैं। नेक्स्ट वन अब हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे इस डिजीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं मेडिकली के थ्रू। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं 4 to 6 वीक के लिए। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि जो भी हाई डोजेस की एंटीबायोटिक आते हैं, पेनिसिलिन आता है, सिफेक्टोजोन होता है, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या वैनकोमाइसिन, इस टाइप के जो भी एंटीबायोटिक ड्रग्स आते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है थोरा सिंथेसिस, यानी कि थोरा का मतलब होता है थोरेसिक कैविटी, सिंथेसिस का मतलब होता है ड्रेन आउट। मतलब क्या है, ड्रेनिंग ऑफ फ्लूइड पस फ्रॉम द प्लूरल कैविटी, यानी कि थोरेसिक कैविटी या फिर प्लूरल कैविटी में जो भी फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन होता है उसको हम ड्रेन आउट करते हैं एक कैथेटर के थ्रू। नेक्स्ट वन है एनाल्जेसिक फॉर चेस्ट पेन। अगर उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है अदर सिम्टम्स ड्रग कैन मे बी आल्सो प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, यानी कि जैसे जैसे जो भी सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज़, उस टाइप से हम क्या करते हैं, उसको ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि क्या, जैसे कि क्या है कि इस डिजीज़ में उसको फीवर भी हो रहा है तो उसको एंटीपायरेटिक थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्यूब थोरैकोटमी। इसमें क्या करते हैं कि जो भी थोरेसिक कैविटी होती है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है थोरैकोटमी, जिसमें कि हम जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें ओपनिंग करके जो भी एब्सेस है या जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उस चीज़ को हम एसेस करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू रीस्टोर द नॉर्मल रिस्पिरेटरी फंक्शन। उस पेशेंट को हम इनकरेज करते हैं जो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है उसके लिए, ताकि वो उसका जो नॉर्मल रिस्पिरेटरी फंक्शन होता है वो रिस्टोर हो जाए। नेक्स्ट है यूज एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग द ड्रेनेज ऑफ प्लूरल कैविटी। जो भी हम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं उस पेशेंट पे, वो एसेप्टिक टेक्निक के थ्रू हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर ओटोथेरेपी इन केस ऑफ ब्रीथलेसनेस। अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, जाहिर सी बात है कि उसको रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रमोट रेस्ट एंड कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को हम रेस्ट करने के लिए कहेंगे और कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली जो फालर्स पोजीशन होता है वो पोजीशन इसको हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड नॉलेज अबाउट ऑनगोइंग
प्रोसीजर, जब भी उस पेशेंट पे जो प्रोसीजर करने जाते हैं तो उस चीज़ के बारे में उसको हम अच्छे से बता देते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो हाइड्रेशन या न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है उसको हम मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड द मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। फिजिशियन के थ्रू जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया गया होता है पेशेंट के लिए उस चीज़ को हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। हम क्या करेंगे, पेशेंट का 15 मिनट पर हर 15 मिनट पे उसका वाइटल साइन मेंटेन करते रहेंगे और ताकि उसका हम रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो पता लगा सकें। नेक्स्ट है मेंटेन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस भी मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट ओरल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यू फॉर 4 to 6 वीक एंड अगेन द बेसिक ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिकल एंड रेडियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। हम उसको ओरल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे 4 to 6 वीक तक कंटिन्यू। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो हम उसका क्लिनिकली बायोकेमिकल एंड रेडियोलॉजिकल जांच करके उसके रिस्पॉन्स को देखते हैं। नेक्स्ट वन है परकसन शुड बी टेकन ड्यूरिंग थोरासिंथेसिस एंड ट्यूब थोरैकोटॉमी। अगर हमने उस पर्सन का थोरासिंथेसिस किया या फिर थोरैकोटॉमी किया है तो उस दौरान हम परकसन करके उस पर्सन का चेक करेंगे। परकसन में क्या होता है कि जो फिंगर का या फिर कोई एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम बॉडी पे टैप करके देखते हैं और जब बॉडी पे टैप करते हैं तो जो भी इंटरनल ऑर्गन में फ्लूइड का कलेक्शन होता है उस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं इजली रूप से। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लीन द एरिया अराउंड द चेस्ट ट्यूब टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। जब भी हम थोरैकोटॉमी करते हैं उस दौरान हमको क्या करना